Why are you so worried about how the UPSC is setting up the question paper? You call UPSC a scam. Is it a scam? सो यूपीएससी स्कैम नहीं है, यूपीएससी इज नॉट अ स्कैम। पर अगर आप मुझे खुद बताओ 2026 के प्रीलिम्स का पेपर, वॉज दैट अ गुड स्टैंडर्ड पेपर आपके हिसाब से? यूपीएससी प्रीलिम्स का जो 2026 का पेपर था वो अच्छा था आपके अकॉर्डिंग? वो कहीं ना कहीं वेग था, बट डोंट फोकस ऑन ओनली दोज क्वेश्चंस विच वर वेग। एवरी ईयर आप भी पढ़ाते हैं, आपको भी पता है कि हर साल 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एस्पिरेंट्स को अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए थे। इस बार वो नंबर 30-35 है। बट लुक एट द अदर क्वेश्चंस। Even then, 13,000 odd students qualified the prelims examination. उन्होंने कैसे किया? Even if we look at the data, abhi we can't be sure, but there are students who scored 82 but they're not clearing this exam, which means cutoff utna bhi niche nahi gaya hai, which means students were ready to accept such a question paper. And UPSC is not like your family member that you should expect from UPSC कि ऐसे questions मिलने चाहिए, standard sources से मिलने चाहिए. This is a competitive exam. You have to do well but better than others. ऐसा कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है नहीं कि इतने मिनिमम मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं, उसके बाद आप क्लियर कर पाओगे. So if it was difficult for one aspirant, it was difficult for everybody. By that logic, it was a level playing field. So what's your issue with this 2026 prelims paper? अग्रीड सर। सर मेरे ना दो इशू हैं इसमें। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये इशू है कि पेपर डिफिकल्ट है इज नेवर द प्रॉब्लम। द थिंग इज दैट कि यूपीएससी ने ना सिलेबस डिफाइन नहीं कर रखा। सो एक यूपीएससी का बच्चा जो 1 साल 2 साल पढ़ता है, पेपर उसके पूरे कंटेंट में से पेपर नहीं आ रहा है। एंड सेकंड सर, मैं एक और, जैसे ना क्या होता है, सी दिस इज, आई होप अगर ये मैं सही बात सही तरीके से बता पाऊँ। जब कट ऑफ ज़्यादा जाती है 115 के करीब, लेट्स से हाइपोथेटिकली, और जब कट ऑफ कम जाती है 80 या 75 के, तो एक तरीके से तो लगता है इट्स एन इवन प्लेइंग फील्ड, क्योंकि हर साल 13,000 बच्चे जाएंगे। सर हर साल 13,000 बच्चे तो 40 की कट ऑफ पे भी चले जाएंगे, पर 115 की कट ऑफ और 75 की कट ऑफ पे लक फैक्टर प्ले करता है। 115 की कट ऑफ का ये मतलब है कि बच्चे ने जो कंटेंट पढ़ा था उसी से पेपर आया है, जिसने अच्छी तरह और डीपली पढ़ा है उसका क्लियर हो गया। लेकिन 75 की कट ऑफ से ये पता चलता है कि बच्चा जो कंटेंट पढ़ रहा था उससे पेपर नहीं आया है, पर जिसका उस दिन सही लगा उसका पेपर हो गया। आप मुझे एग्जाम्पल दे दीजिए, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस के हिसाब से नहीं थे? सर मैं, यही तो मेरा कंसर्न है कि यूपीएससी ने सिलेबस ही नहीं बताया। देयर इज अ सिलेबस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वहां से प्रीलिम सिलेबस स्टार्ट होता है। ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चंस थे लेकिन थोड़े से कम थे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस थे। कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो इस दायरे से बाहर था? जो नॉन यूपीएससी आदमी इस कॉन्वर्सेशन को देख रहा है, मैं बताता हूँ यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, 7 वर्ड लिखे हुए हैं सर उस सिलेबस में, दैट इज इट। दिस बेसिकली ब्रिंग्स एनीथिंग ऑन द टेबल। सो दे आर प्लेइंग अनफेयर ना। अगर तुम सिर्फ मुझे ये लिख के चले जाओ एनवायरमेंट से क्वेश्चन आएगा, इट्स नॉट अ सिलेबस, इट्स जस्ट अ वर्ड विच इज, जो कि उनकी नोटिफिकेशन में लिखा होता है। वहीं पर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली टीचर्स भी गलती करते हैं, प्राइमरली जो यूट्यूब टीचर्स हैं। हम बोलते हैं बच्चों को आप प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं देखो, यू लुक एट द मेन सिलेबस। मेन सिलेबस डोंट यू थिंक इज डिफाइंड? स्लाइटली मोर देन प्रीलिम्स। यस, सो आप मेंस की तैयारी करो, आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है। ओके। अगर आपसे GS 1, 2, 3 ये सिलेबस अगर आप देखोगे, यू विल सी दैट इट इज मोर इलेबोरेट। पॉलिटी में क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, उसी से क्वेश्चन आया। आई सी योर पॉइंट इन दिस। यूपीएससी फॉर्मेट चेंज करता नहीं है, चाहे कितनी पब्लिक आउटरीच हो जाए, सोशल मीडिया से उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है। अगर 2027 में अगले साल बच्चा पेपर क्लियर कर रहा है एंड एनीबडी जो कि इस साल सोच रहा था कि अनफेयर पेपर है, हाउ डू दे डू इट? आप बताओ, मेरे को बताओ कि कैसे करेगा इस पेपर? प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। आप मुझे बताइए, इकोनॉमी से ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया जो आप मेंस के लिए नहीं पढ़ते हो? अगर इस लेंस से देखा जाए तो या यू ये नैरेटिव अब क्यों बना रहे हैं लोग, आई डोंट अंडरस्टैंड। इज आउटरीच बिकमिंग एन इंडस्ट्री जिससे इन्फ्लुएंसर्स को व्यूज मिलते हैं, लाइक्स, कमेंट, फिर एड रेवेन्यू मिलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग डिससर्विस टू द स्टूडेंट।
जिसको लगता है ये एग्जाम इतना आर्बिट्ररी है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आई शुड लुक एल्सवेयर, वो हमें नहीं करना चाहिए. यूपीएससी वॉज ऑलवेज अ डिफिकल्ट एग्जाम, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन. सर डिफिकल्ट तो नॉन डिबेटेबल है. नोबडी, आई डोंट थिंक सो कि किसी स्टूडेंट ने या किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं, उसकी डिफिकल्टी को चैलेंज किया है. आप कमेंट्स देख लीजिए, आप यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, लोगों का कहना है कि एथिक्स से क्वेश्चन आया था. एथिक्स तो जीएस पेपर 4 है, मेंस के लिए है, बट वो एथिक्स के क्वेश्चन नहीं थे, दैट वाज वो मिसप्लेस्ड. गवर्नेंस के क्वेश्चन I थे. agree. प्लस हमें चाहिए, वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट यूपीएससी फॉर आस्किंग दोज गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप. दीज वर इजी पिकिंग्स. अगर स्टूडेंट्स को वैसे क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी टू से, बट यू शुड सीरियसली रिकंसिडर whether you are good for the civil services exam or not. पेपर डिफिकल्ट था, हमेशा रहेगा. You have to up the ante. You have to ensure that you are covering current affairs as well as the static portion. मान के चलिए absurd पेपर था किसी हद तक, but where is the scam? Was this UPSC prelims paper leaked like your NEET or the teachers examination in Maharashtra? कभी भी आपने देखा है कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर लीक होता है? कभी भी आप, देयर आर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन व्हिच आर रूटेड इन करप्शन. सर वो यूपीएससी का पेपर इसलिए लीक नहीं होता कि वो लीक करने पे भी ना सॉल्व नहीं होता है. उसको चैट जीपीटी सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो शायद इसलिए लीक नहीं हो पा अगेन रहा. दैट्स नॉट एंटायरली इनकरेक्ट, बिकॉज आप ही कहते हैं कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी. तो अगर फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी, आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो, यू विल गेट एन आंसर. सो उसमें वो थिंकिंग वाला प्रोसेस नहीं है. बट वेयर इज द स्कैम? ओके, तो जो मैं समझ रहा हूं आपकी बातों से, यू मीन टू से कि दिस इज द राइट वे फॉर यूपीएससी टू रिक्रूट फॉर द मेंस. No, I don't say this is the right way or the only way. क्या improvement होनी चाहिए, हो सकती है 100%. Maybe you can ask more conceptual questions from the students. आप core questions, आप you test them whether they know the depth of a topic. Do that. But my simple point is, you can't tell UPSC कि आप question paper कैसे set करोगे. That's where the problem lies. Great. I get your point totally. But sir देखो, just one last in this point. Sir, nobody ever complains ना कि मेंस का क्वेश्चन absurd आया था. Somehow or the other, if there are so much negative reaction for this prelims, आप ये सिर्फ और सिर्फ आउटरीच की वजह से है या फिर कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट के भी शायद ग्रीवांसेस थे विच यूपीएससी सुन नहीं रहा है या फिर उनके तक पहुंच नहीं पाते हैं? I am not defending UPSC, but please also understand, UPSC also has been very transparent this time. Provisional answer की निकाली, right? This was never the case. Now you are asking representations from the students. अगर किसी question में आपको गलती लगी है, please file a representation and we will change it if that is required. तो same point. Mains में अब prelims का बच्चा है, it's basically a rejection test. That's what we need to understand. Correct UPSC definition. needs to filter and only allow those genuinely talented individuals to appear in the mains exam. और जब बच्चा मेंस लिखता है, he or she does not complain because वो उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ गया है, has become more matured to understand this process. That is why you won't see these complaints in the mains examination. Great. So, if I put it correctly, is there one section of students जो कि यूपीएससी के लिए रेडी नहीं है? बिकॉज until unless you get ready for this exam, तो फिर कुछ जो भी कंप्लेंट्स थी जिस भी बच्चे की आई थी, आप मुझे बताइए, हाउ डज वन स्विच कि भाई मैं प्रिपेयर्ड रहूं 2027 के लिए? हाउ डज दैट गो? honestly speaking, आप मुझे बताइए, what is the benchmark marks that an aspirant is targeting for prelims 2026? कितने marks आने चाहिए थे? You would see a lot of students are in 60s, 50s, 70s. I'll tell you, hand on my heart, there are a large number of students from my batch who are scoring 110 plus. If you want screenshots, I'll share it with you. आपने कहा कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो तो डिफिकल्ट होता ही है. सर एक बार फिर दोबारा दे. सर जो क्वेश्चंस पूछे थे वो इट वाज नॉट सिलेबस सर. इट वाज एन अब्सर्ड एग्जाम. इट वॉज एन अब्सर्ड एग्जाम. जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आप कोई भी देख लीजिए, देर आस्किंग, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था, एक्स इज ए नोबेल प्राइज विनर, he was studying in London, but when he got the prize he was living in USA. If
अगर उनको यूपीएससी को नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया. दो ही वाज सिटिंग इन लंदन देन कमिंग बैक. पूछा गया था कि एक्स जो है वो कौन सा आदमी है जिसने नोबेल प्राइज रिसेंटली ले लिया. ले लिया. नोबेल प्राइज पे ऐसा नहीं है कि पहली बार क्वेश्चन पूछे गए. अब थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया, डिफरेंट तरीके से पूछा गया. लेट्स अज्यूम दिस इज एब्सर्ड. नहीं अटेम्प्ट करना था. You don't have to score 200. You have to score a minimum number which can enable you to qualify for the mains exam. Plus, marks that you score in mains plus personality test that determines whether you are going to be part of the bureaucracy or not. Prelims is just a qualifying paper. तो अगर कट ऑफ 80 है, you don't have to strive towards 180. सर बट आप उसको पास दे रहे हो ना प्रीलिम्स को, आप उसको यूपीएससी को पास दे रहे हो कि 15 क्वेश्चन तो आएंगे ऐसे. व्हाई? और किसी एग्जाम में नहीं है. यू आर जस्ट गिविंग देम पास कि 15 क्वेश्चन अब्सर्ड. यू आर सेइंग कि ये यूपीएससी का स्टाइल है कि हम तुम्हें क्यों करना है. बट दिस क्वेश्चन इज अब्सर्ड. बच्चा पढ़ाई कर रहा है नोबेल प्राइज के बारे में. तो आप चाहते हो यूपीएससी भी स्टेट पीसीएस की तरह हो जहां पर ये बोला जाएगा कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका. नो सर, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता. बट मैं ये जरूर चाहता हूँ कि यूपीएससी के जो 100 क्वेश्चंस हो, they should be smart enough and somebody sitting in that examination hall shall be able to answer it. यहीं पर आपकी गलती है. You think that prelims is about knowledge, कि आपके पास ये knowledge है, ये information है, आपको ये exam निकलना चाहिए. It's about temperament. क्या मेरे पास वो क्षमता है, I will identify कि कौन से absurd question है, arbitrary question है, जिनको मुझे छोड़ना है. Why are you chasing 100 questions? देखो सर, मैं भी यूपीएससी के प्रीलिम्स देता था. पर्सनली आई अग्री एंड आइडेंटिफाई विद व्हाट यू आर सेइंग. मुझे जब मैं पेपर देता था तो जो क्वेश्चन ऐसा बाउंसर आता था, आई न्यू कि मेरे को इसका आंसर नहीं करना है. बट देन यूपीएससी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है. देयर आर 10 लाख पीपल, 10 लाख स्टूडेंट्स डिपेंडेंट ऑन दैट एग्जाम. दे हैव ओनली वन नोटिफिकेशन जो कि फरवरी में आती है, जिसमें सिर्फ 7 सेंटेंस लिखे हुए, 7 वर्ड लिखे हुए हैं सिलेबस के नाम पे. उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं है? फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा. आप प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं देखो, आप मेंस का सिलेबस देखो विच इज मोर इलैबोरेट. उसकी तैयारी करो, प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ओके, तो मतलब कि अगर देखा जाए दैट डज नॉट मीन आई एम डिफेंडिंग यूपीएससी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. बट एंड यूपीएससी कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और शुड नॉट बी रिफॉर्म्ड, और क्वेश्चन पैटर्न चेंज ना हो, मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाए. But if you look at it from their perspective, maybe that is what they wanted to check. कि lengthy question paper, जो आपने अभी बोला नहीं, लेकिन शायद next question आपका वो होता कि इतना lengthy question paper था. You need to tire students, ताकि उनको वो you have to test them, कि आपको difficulty हो पूरे questions पढ़ने में, and who will come out of it unscathed, that's the candidate for me. सर, रिफॉर्म से याद है, अगर आपको यूपीएससी में कोई रिफॉर्म डू यू थिंक होने चाहिए? होने ऑब्वियसली सब जानते हैं. व्हाट वुड बी यू इफ अगर आपको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए, तो आपके मेन पैनल पे, आपके मेन प्लेटर पे क्या होगा? रिफॉर्म क्या जरूरत है? व्हाट आर द रिफॉर्म्स दे आर वेटिंग फॉर? Reduce the age limit. एज लिमिट. Yes, number 1, make it 26 or 25. I would not go as far जो पहले होता था 22. So make it 25. Catch them young. Because that's how you will train them. A 37-year-old banda जो एग्जाम क्लियर करता है and then you expect him to be part of the bureaucracy, how would you mold them? He won't listen to you. So he's not somebody जिसको train किया जाएगा, more to say. Second, reduce the number of attempts. Don't make it 6, please, because then you're wasting student life. एक बच्चा, you are giving prime years of your youth chasing this examination, and then you are worth nothing at the end of the cycle. Plus, I would urge UPSC, you remove the optional subject. Remove the optionals? Yes. So that let it be a genuinely level playing field. अब कोई mathematics optional वाला बंदा है who has a great command over mathematics, और medical science है, और आपका graduation subject है. If you are selecting best possible talent for bureaucracy, let it be a level playing field. वो scaling तो करते ही होंगे सर वो Scaling, but what is that formula? We don't know. Even then, students with mathematics optional tend to score higher, although the number of aspirants who take mathematics is much less.
बट टू इंश्योर कि ये पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड हो, रिमूव ऑप्शनल, रिड्यूस द एज लिमिट, रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. हाँ मैंने कितने अटेम्प्ट होने चाहिए एक बच्चे के वैसे मतलब आपने जो आपकी इंस्ट्रक्शंस पे आपकी एडवाइस पे तो 2 हैं Yes, but maybe 3-4. 3 और 4 Yes. दैट वुड बी राइट आई थिंक मुझे लगता है 4 भी पहले ज़्यादा ही थे 3 होने चाहिए 3 से ज़्यादा एटलीस्ट फॉर द जनरल कैटेगरी इट डजंट मेक सेंस इट स्टॉप्स मेकिंग सेंस आफ्टर दैट Yes, yes. कूल ठीक है सर The problem is that student watches YouTube content और उसको लगता है कि YouTube content से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा. You don't look at the syllabus. You don't look at the PYQs. You don't practice those standard questions, standard quality questions that UPSC can ask you. वहाँ पर गलती है. So if you want to blame, I think blame the teachers जो गलत तरीके से पढ़ाते हैं. सो इज इट बिकमिंग कि क्योंकि बच्चा कंटेंट ही सुपरफिशियल कंज्यूम कर रहा है तो हेंस दे आर ब्लेमिंग और मिसडायरेक्टिंग द ब्लेम 100%. You know YouTube better. आप मुझे बताइए एक कंटेंट क्रिएटर कौन सा कंटेंट डालता है YouTube पे which has virality. न्यूएंस मिसिंग रहता है Nuance is missing. डीप इज दैट इज And UPSC is a boring exam. You need to do boring things consistently. तब जाके you will be ready for this examination. Once you are ready to do this boring stuff consistently for 1.5 years, you will never complain. Okay, I will concede this point to you surprisingly because that does make sense actually में कि एक तो बात सही है कि बच्चे लोग ना सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे डिपेंडेंट हो चुके हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ एंड न्यूएंस मिसिंग आउट ऑफ दोज वीडियोस और जब हम वो सुपरफिशियल टाइम स्पेंड कर लेते हैं दे थिंक कि दे आर डन और फिर जब एग्जाम में उतनी डेप्थ नहीं आती है सो दे फाइंड अ स्केपगोट आप व्हिच वाज खुद से यूपीएससी YouTube के कंटेंट देख लीजिए एंड यू विल सी कि majority of the coaching institutes जो वो कंटेंट पुश करते हैं YouTube पर, that is irrelevant for this exam. That's only to catch eyeballs. हाँ उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा. अब वो 10-10 मिनट के वीडियोस करंट अफेयर्स के विच आर क्वाइट यूजलेस There are YouTubers who say current affairs मत पढ़ो. Yes. Don't read newspaper. I have never read this newspaper. Yes. I will read Hindu newspaper for you in under 10 minutes. You have to devote minimum 45 minutes to 1 hour to 1.5 hour to read newspaper. वहाँ से आपको मेंस का कंटेंट मिलेगा. वहाँ से आपको आंसर राइटिंग पता चलेगा. वहाँ से आपको you will get quotes for essays. That's where the content lies. Or you go after monthly compilations. You go after notes. Notes आपको खुद से लिखने हैं. Notes have to be personalized. ये मेरे notes है. It should make sense to me. मैं इस पे क्लैरिफिकेशन चाहता बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कंपलसरी है 100. Without that, you can't clear the exam. ओके एंड इज देयर अ पर्टिकुलर रिकमेंडेशन जो आप न्यूज़पेपर व्हिच I would suggest the Indian Express. द इंडियन एक्सप्रेस Yes. कूल ये तो सर ये बात तो मैं आपकी इस पे तो मैं खैर वी हैव द सेम ओपिनियन ऑन दिस कि भाई जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा ना तो यूट्यूब के वीडियो से न्यूज़पेपर होने वाला है एंड नोट से भी नहीं होना और मंथली कंपाइलेशन से भी नहीं होना है इफ द स्टूडेंट वांट्स टू बिकम अ यूपीएससी एस्पिरेंट और क्लियर यूपीएससी भाई न्यूज़पेपर तो पढ़ना पड़ेगा दैट मतलब आई पुट इट लाइक दिस कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है उसकी लाइफ में 24 घंटे नहीं होते उसकी लाइफ में 23 घंटे होते हैं क्योंकि वन इज इनवेरिएबली गोइंग टू दैट न्यूज़पेपर सो 23 घंटे का दिन होना चाहिए उसका न्यूज़पेपर को तो छोड़ ही नहीं सकते कुछ फ्यूचर है about the UPSC student is not the bureaucracy becoming irrelevant in this मतलब न्यू एज है AI आने लग रहा है बच्चों को ये कहीं पे स्टक तो नहीं हो गए हैं दिस इज द स्टूडेंट बीइंग स्टक ऑन दिस एस्पिरेशनल आइडिया प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम शुडंट ही हैव अ प्लान बी पर से मैं शायद पहला एक टीचर हूँ जिसने कैटेगोरिकली एक्सप्लिसिटली बच्चों को बोल दिया है कि आप 2 अटेम्प्ट्स दे दो अगर नहीं हो रहा है एग्जाम क्विट look elsewhere have a solid plan B. let me pause you mean to say कि 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के दो और फिर like break या quit Yes. quit that's the 2 max If in 2 attempts you have never reached the mains कुछ प्रॉब्लम है look elsewhere business upskill masters do something else but don't chase this dream unnecessarily. You should not be thinking about कि 6 attempts है मेरे पास. 6 attempt आपने exhaust कर लिए उसके बाद आप क्या करोगे? Your graduation degree will become useless. मतलब 2 प्रीलिम्स क्लियर ना करना एक सिग्नल है Yes. कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट उसके बाद maybe
maybe those who are genuinely passionate about serving the country, क्योंकि वो passion आना चाहिए अंदर से, maybe you should try one more attempt, उसके बाद नहीं. Okay. Yes, if you're reaching mains, interview हो गया, persist. एवरी डे आई रीड ए न्यूज़, मतलब जो आईएएस बन गया, जो आईपीएस बन गया है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई 100 करोड़ का घोटाला कर दिया, वही सर्विंग, कोई यूपीएससी कर कहाँ रहा है सर्व करने के लिए आजकल. You're only looking at those examples which are exaggerated. True है कि there is corruption, but अगर डॉक्टर कोई गलती करता है, should we shut down the hospitals? There are teachers who are corrupt, should we shut down schools? No. Then if there is a percentage of bureaucrats who are corrupt, but look at the other segment also who are genuinely serving the people, और वो आपकी आंखों के सामने आएंगे भी नहीं, because they believe in that civil services value which is anonymity. अगर bureaucracy काम नहीं कर रही होती तो हमारी literacy percentage यहाँ तक नहीं पहुँचती. We can't trust the politicians to do the job because most of them are illiterate, and let's be frank about that. If you need to criticize the political class. अगर आज हम one of the fastest growing economies हैं, that's because of the bureaucracy. If we have solved to a large extent our healthcare problems, that's because of bureaucracy. अब किन की वजह से we have extracted minerals from underneath the soil? किन की policies की वजह से? Who is responsible जिन्होंने poverty को कई हद तक eradicate कर दिया इंडिया में? If there was no political permanent executive, नहीं possible था. सर आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इट. जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि दिस इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. एंड व्हेन आई रीड न्यूज़ एवरी सिंगल डे, ऑलमोस्ट हर रोज एक फ्रंट पेज पे किसी न किसी का आईएएस या आईपीएस का कोई करप्शन पता चलता है. एंड आई फाइंड कि दिस स्टील फ्रेम हैज बिकम द स्टील केज ऑफ इंडिया. इफ वी आर स्टक इन सम रट, इफ द कंट्री इज स्टक इन सम रट, तो मुझे लग रहा है कि somehow or the other this bureaucracy is responsible. But you are saying that they are holding the country together. How do I? आपने न्यूज़पेपर्स में देखा कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स आर करप्ट. आपने न्यूज़पेपर्स में ये भी देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स आर करप्ट, एमएलएज आर करप्ट. एमएलएज आर बीइंग सोल्ड लाइक गुड्स. वी डोंट टॉक अबाउट इट. व्हाई? Should we then end democracy? No. System is not wrong. There are some elements within the system who are misusing and manipulating the system. What we need is accountability. We need robust institutions. जैसे लोकपाल हो गया, लोकायुक्ता हो गया, सीबीआई, सीवीसी हो गया. Let them work. But सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट भी कहता है it's a caged parrot. The political class is not allowing the bureaucracy to work the way they should, and these institutions to work. सर मतलब फिर भी जो बच्चा पेपर देने जाता है यूपीएससी का प्रीलिम्स, एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, पूरा यूथ अपना 2-3 साल, फिर वो बन के जब आईएएस बन जाता है, व्हाट इंसेंटिव डज ही गेट फॉर द करप्शन? बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग एक बार आईएएस बनने के बाद हिज लाइफ इज सिक्योर्ड, ही हैव दी सो मच पावर इन हैंड, ही हैज सो मच रिस्पेक्ट, उसके बावजूद भी फिर करप्शन. बट द थिंग इज दैट कि मैं जो ये कह रहा हूँ कि बहुत लार्ज नंबर है, मतलब इट्स स्केरीली नंबर जो है वो करप्ट आईएएस के आते हैं. Now you quote me a survey जहाँ से आपको ये पता चला है that it's a large number. No, there's not a particular survey. It's So just it is perceptive. based on hearsay. Perception, yep. तो how do I accept it? Okay. बट सर हर रोज तो एक आप न्यूज़पेपर खोला, ऐसा कौन सा हफ्ता है जब आईएएस हर रोज नहीं दिखेगा आपको. बट हर रोज you should join my Insta. हर रोज आता है उस पे एक. But हर रोज maybe there is an element of corruption involving the political leaders. बट उसके लिए हमारा मीडिया भी ऐसा इंडिपेंडेंट होना चाहिए who should expose corruption. They are not exposing. Hardly you will see few exposes by institutions like Indian Express or the Hindu. Otherwise, no. You teach on YouTube? If I'm not wrong. No, I'm not. I've seen you on YouTube. Sir, recently sir, मीडिया वालों ने बोला कि YouTube के जो टीचर्स हैं 2 कौड़ी हैं. आप बोल रहे हो कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिशियंस की करप्शन निकालना. So you have an opinion about it? कि YouTube के जो टीचर्स हैं वो they are not doing their job? It's just one journalist who has said this. But it became a huge discussion point. Let it be. There is freedom of speech and expression. Let them say whatever they have to say. बस सर मतलब एज इन की कभी कभी बहुत सारे से जो यूट्यूब के टीचर्स थे उन्होंने वापस जवाब दिया ना उनको
because they wanted few minutes of fame. द यूट्यूब टीचर्स, Both sides. बोथ साइड्स. मुझे लग रहा है सर गलत बोला था. आई थिंक जैसे आप जो बोल रहे हो, एक बार तो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुपचाप से बोल दिया कि ये जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है, कॉकरोचेज है. हम उसको अंडर द रग कर सकते हैं कि ठीक है एक बार मुंह से निकल गया, इट वॉज एन ऑफ एंड कॉमेंट. पर आई थिंक जब इतना बड़ा इन्फ्लुएंस और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो और जब ऐसे स्लाई या फिर ऐसे टेंजेंशियल कमेंट आते हैं, आई थिंक इट इम्पैक्ट्स. Now, अगर ये बात चीफ जस्टिस के थ्रू आती है, then you should object. I have no hopes on media. तो मीडिया कुछ भी बोले शायद मुझे परवाह नहीं है. You have no hope on any of the media? Most of the electronic media, none. ओके. आपको ये नहीं लगता कि जो ये कॉन्वर्सेशन थी, ये जो 2% का स्टेटमेंट आया था, ये इसी वजह से आया था क्योंकि जो टीचर्स हैं यूट्यूब के, वो कहीं वो वाला काम करने लग गए हैं जो कि मीडिया को करना चाहिए था? Maybe. मे बी. आई थिंक यू आर सेइंग इट बिकॉज यू आप का जो टीचिंग का जो है, आई थिंक यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन द कंटेंट. Yes, it doesn't matter to me what a journalist says unless and until it is positive criticism कि ऐसा नहीं करो. As they say, ana bardrahu kratu yantu vishwataha. Let the noble thoughts come from all sides. If it's a fair criticism, I would take it. But it is just to provoke a media narrative, I'm out of it. दिस इज द प्रॉब्लम्स विच द इंडियन फाउंडर्स हैव. ब्लेम किसका है? ब्यूरोक्रेसी का, लाइसेंस राज का, या There is टैक्सेशन no का, license. पॉलिसी का? There is no license Raj now. सर है there नहीं, is बट करने का तो है. देयर आर 30 कंप्लायंसेस फॉर अ बिजनेस. 30 कंप्लायंस मांग लेते हैं हर चीज के ऊपर, कुछ ना कुछ एवरीथिंग. Ab, I can't name the companies, बायजूस. but no, I won't name the companies. There are companies जिन पे GST नोटिस आता है, FEMA वायलेशन का नोटिस आता है. They pay hundreds of crores to the government and then they are off the hook. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ लाइसेंस राज, राइट? No, this is the Extortion. political corruption. ओके. Electoral bonds was political corruption. वो तो था सर 100%. था? हाँ बिल्कुल. कैसे? तो यू कैन सी इट. भाई इतना नॉन ट्रांसपेरेंट बना दोगे अगर डोनेशन सिस्टम को, एंड जब वो व्हेन द दैट केम इनटू द मीडिया, यू कैन डायरेक्टली सी कि जो कंपनी है जिन्होंने गड़बड़ की हुई है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के बैठी हुई है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स रूलिंग पार्टी के पास जा रहे हैं. दैट वाज अ क्लियर कट केस ऑफ करप्शन. मीडिया ऑब्वियसली डिडंट गिव इट दैट मच स्पेस जितना उनका बनता था. बट भाई नॉट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के अगर सिस्टम को कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो इससे ज्यादा लीगलाइज्ड करप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकती. अभी एंटी डिफेक्शन लॉ ये भी करप्शन प्रमोट करता है कि नहीं करता? एंटी डिफेक्शन करता है सर, बल्कि फेल हो गया. देखो जो उसका मतलब 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ जिस पर्पज से लाए थे, उसका कुछ हुआ तो है नहीं. मेरे ख्याल से एंटी डिफेक्शन लॉ का सीधा सा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई जिसकी टिकट पे इलेक्शन लड़े है, अगर किसी और पार्टी में जाना है तो लीव योर सीट, रिजाइन. वो भी स्कैम है. हाँ क्यों सर? देयर आर मास रेजिग्नेशंस हैपनिंग नाउ. नहीं मास, इट्स एटलीस्ट वो मास रेजिग्नेशन सीट भी छोड़ रहा है, लेकिन फिर रूलिंग पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है. दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ डिफेक्शन. अब आप सुन मेरी बात का आप आंसर दे दीजिए. अगर एक सरकार खुलेआम एक लॉ का वायलेशन करती है, जो आप देख सकते हो, मैं देख सकता हूँ, सारे बच्चे देख सकते हैं, चोरी छुपी वो क्या क्या कर सकती है? सर आपके प्लेटफॉर्म पे सारी बातें बताना नहीं चाहता मैं, बट या आई नो, आई गेट योर पॉइंट सर. वो तो एंटी डिफेक्शन लॉ गलत है. बल्कि एक्चुअली मैं एक एक्स्ट्रा ऐड पॉइंट कर देता हूँ. अगर कोई आदमी कोई एमएलए एमपी किसी सीट पे किसी टिकट पे इलेक्शन जीता है, अगर वो जाना चाहता है किसी दूसरी पार्टी में, पहले उसको रिजाइन करना चाहिए और फिर 2 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ने देना चाहिए. अगर ये दो पार्टी, वेरी गुड. दिस इज हाउ यू स्टॉप एंटी डिफेक्शन. बट सरप्राइजिंगली जो एंटी डिफेक्शन है वो हमारी रूलिंग पार्टी के बहुत ही ज़्यादा फेवर और सपोर्ट में है. सो दिस इज नॉट चेंजिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. सो वी आर गोना लिव विद इट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे देखते हैं? हैज इट बीन सक्सेसफुल, वीक है? आई सी इट एज दी, अगर वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्यूमेंट्स लिखे जाएंगे आज से 500 साल के बाद, इट विल बी समवेयर देयर. 1/6 of the humanity is being run on this Indian constitution. It has been a massive result of more than 100 years of Indian national consciousness, Indian national movement. But ये allegation है that our constitution is copied.
ये जो कॉपीड और बोरोड वाला जो आर्गुमेंट है ना, आई हैव नेवर सीन मोर सुपरफिशियल आर्गुमेंट देन दिस. व्हाट डू यू मीन बाय आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज बोरोड फ्रॉम व्हाट? ये क्या फ्रेंच लोगों को कॉपीराइट है क्या? या आइडिया ऑफ लिबर्टी उन्होंने ही पैदा किया था दुनिया में, और तो लिबर्टी के बारे में all the ideas in the constitution, they are universal, and the idea that the Indian constitution is borrowed does not mean that the Indian constitution is borrowed. It only means where in the constitutional history that first idea has been used. Equality, liberty, fraternity is not a copyright of France. इंडियन सोसाइटी में भी था वो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न कल्चर में दैट वाज द आइडिया जो कि फर्स्ट टाइम उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज कर दिया गया था. सो व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट दैट इट इज प्रोबेबली अमंग्स द टॉप 10 वर्ल्ड्स डॉक्यूमेंट अलोंग द बाइबल एंड द गीता एंड द वेद, एंड समवेयर अलोंग दीज would be the Indian constitution, like literal 1/6 of the humanity, the destiny of each and every Indian, me, you, my kids, and probably not probably my parents and my grandparents, is decided by that constitution. That the impact of this constitution is probably 500 years away. When आज से 2000 साल के बाद जो हमारी नई जनरेशन होंगी इंडियंस की, आई होप समवेयर ऑन मार्स और जुपिटर के किसी मून पे जब वो बैठे होंगे, they're gonna analyze the goddamn influence and the impact of the Indian Constitution. Again, similarly, US Constitution is also one of the greatest document of humanity. But yeah, this is, it's, आप अगर देखोगे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, क्या अफगानिस्तान, क्या हालत है चारों तरफ. इंडिया, we live and we survive and we are here today due to this 26th of January 1950 document. इसमें भी एक नैरेटिव है कि इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर को जाना चाहिए या बीएन राव को जाना चाहिए. It's a fake debate. It's like saying कि जैसे देखो क्या होता है कि जो लीडर होता है, ठीक है, मेटाफोरिकली उनको जाता है क्रेडिट, राइट? सो बिल्डर ऑफ द मॉडर्न इंडिया किसको कहा जाएगा? नेमिंग वन पर्सन इज इन अ वे रॉन्ग, बट जस्ट टू पुट अ मीनिंग टू इट बोल देते हैं कि नेहरू जी इज, क्या कहते हैं, बिल्डर ऑफ द मॉडर्न इंडिया. हु इज द लीडर ऑफ आज़ादी किसने दिलाई? ऐसा नहीं है कि गांधी जी अकेले छीन के ले आए थे आज़ादी, लेकिन बोल देते हैं कि महात्मा गांधी जी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, बी एन राव और बी आर अम्बेडकर, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का आर्ग्यूमेंट है. बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. A large part, a large section of that debate, the credit will go to him. B.N. Rao was the bureaucrat who assisted him in almost 100% of the creation of the constitution. तो इन दोनों को सेपरेट करके देखना वो वेस्टेड है, वो गलत है, मलिशियस इंटेंट है वो उस. बट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो बीएन राव ने बनाया था. इट्स लाइक सेइंग कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई पॉलिसी साइन की, आप बोल दो कि यार वो तो पीएम हो गए, किसी कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी ने साइन की थी. How does that matter? Or is this narrative to deprive Indian Constitution of its Dalit identity? हाँ, it's a malicious stuff. It's a malicious, मतलब it's a malicious agenda. There is no sense of it. It's like saying कि कल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई पॉलिसी लेके आए, कोई दूसरे वाला बोले कि ये तो इसकी थोड़ी ना है, तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने बनाया होगा, मिनिस्टर ने थोड़ी ना लिखा होगा. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है सेंट्रल लेवल पे, जब एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट? सर, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की इसलिए जरूरत है क्योंकि 55% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन is still dependent on the agriculture. तब भी ये तो स्टेट लेवल we are an आइटम है. agricultural society. वो तो सर हमने, मतलब ये तो खैर नॉर्मल एकेडमिक चीज है. we have divided the topics, the India's governance topics into 3 parts. there are some जो कि यूनिवर्सल है, यूनियन वाले, there are some जो कि सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक है, and there are some where the differences are also valid and we need some kind of a unity also. तो एक तो नेशनल लेवल की पॉलिसी चाहिएगी एग्रीकल्चर पे, that kind of importance. So ये बी एन राव वाला, बी आर अम्बेडकर वाला ये malicious एजेंडा है. It doesn't serve any purpose. What purpose? ऐसे तो टेक्निकली कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन कौन, मतलब सबसे ज्यादा उस समय प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे. तो अगर देना है तो फिर तो इनको ही क्रेडिट, राजेंद्र प्रसाद जी को क्रेडिट दे दो, ड्राफ्टिंग कमेटी के होते. अब बी एन राव जी के साथ फिर कोई नीचे से कहीं हिस्ट्री में से कोई और उनका कोई जो उनका क्लर्क था या कोई और उनके साथ काम कर रहा था, उसका नाम. आई थिंक द स्टूडेंट्स और द कंट्री डजंट नीड टू फाइंड इनटू दिस डिबेट. द नेम इज जस्ट टू फिल अ स्पेस ओवर देयर. The thing is that this constitution is worth every single drop of that ink.
Is federalism under threat in India? Yes, 100%. कैसे? The present governance, the present what do you call it? The present establishment is a very centralization force. They like to have all the control in one hand. So yes, hey, sir, जितनी भी regional political parties हैं, they are losing their powers. They are being broken. साम दाम दंड भेद कुछ सब कुछ यूज करके तोड़ा तो जा ही रहा है. इन दी एंड कहाँ है, मतलब रीजनल पॉलिटिकल पावर्स का जो फोर्स है, जो इम्पैक्ट है, दैट हैज बीन ऑलमोस्ट निल्ड, डाइल्यूटेड. सो या फेडरलिज्म को चैलेंज तो है, 100% है. How do you reclaim it? So how do the people will reclaim it? These things have happened all the past history. चीज़ें जाती हैं, चीज़ें राइज होती हैं, कभी कुछ गिरती हैं, कुछ क्या होता है सर वो उसका आइडिया हेगल का थीसिस सिंथेसिस क्या है? Synthesis, antithesis, thesis, dialectism. thesis, antithesis, and synthesis. Part of political process, nothing specific. Forget about this, sir. I know Indian Constitution आपको ही मेरे जितना ही पसंद है. You are a polity teacher. We just love Indian Constitution. You should also. You are a polity teacher. What's your favorite UPSC subject beyond polity? Economics. Murnal sir would be very happy to hear that. Economics. I used to hate economics. I still hate economics. When I'll become dictator, I'll actually remove economics from UPSC. How will you run the finances? I'll run finances of the country. Yeah. I'll remove all the taxes. I'll remove all the taxes. Only the GST will remove. I'll remove मैं oil से भी GST हटा दूंगा. And I will tax every single person. I have this idea. But you know why in India a 21-year-old or a 25-year-old does not question the government about the bad road, about the bad hospitals, about the bad schools? You know why? Because they're not paying taxes. The poor is paying indirect taxes, okay? But they don't know कि they pay the taxes. तो तब जब उनका बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाता है ना, तो ना उनको फर्क नहीं पड़ता. Because उनको फ्री बीज मिल रही है, राशन मिल रहा है फ्री, स्कूल फ्री मिल रहा है. They think they don't have this awareness that they are paying taxes. Now, imagine आप किसी 21 साल के बच्चे से उसकी 5% इनकम को टैक्स कर रहे हो, 10%. आप किसी गरीब मजदूर से उसको चाहे 10,000 रुपये कमा रहे हैं महीने के, बट उसमें से 5% जो इनकम है वो टैक्स कर रहे हो. नाउ दिस पर्सन विल आस्क कि उसके बच्चा सही स्कूल में क्यों नहीं जा रहा है, वाई हिज चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द स्कूल. राइट नाउ ही नेवर गेट्स दैट अवेयरनेस कि हॉस्पिटल खराब है या स्कूल खराब है या रोड खराब है. वाई? बिकॉज ही थिंक It's a charity. हाँ, दैट द गवर्नमेंट डजंट ओwe him anything. उसको ये नहीं पता कि वो जीएसटी भर रहा है ना बिस्किट पे या आटे क्या नाम है खाने वाने पे या कहीं पे पैसे दे रहा है. Every item. तो उसको ये पता नहीं है. पर अगर आप उससे 10,000 रुपये ले रहे हो, वो 10,000 रुपये कमा रहा है, उससे 300 रुपये का टैक्स लो महीने के, ओनली 3% ऑफ द टैक्स और एनीथिंग, मतलब व्हाटएवर बी द नंबर इज. द मोमेंट यू डू दिस पर्सन गेन्स अवेयरनेस, ही विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन कि मेरे यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं है, मैं तो टैक्स दे रहा हूँ. For example, you are a taxpayer citizen. I am a taxpayer citizen. तो when I don't get road, और आपने सुना होगा ना कि जब taxpayer citizen को कुछ नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं ना ट्विटर पे कि यार हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा. That frustration कि टैक्स पे करने पे कुछ नहीं मिल रहा should go into the consciousness of the 97%. तो if I will become a finance minister, I'm going to tax the whole of the country 3%. चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो. आजकल क्या है कि सर टॉप के जो 3% है उनसे टैक्स ले लो 30% का, और जो रेक्स 97% है उनको फ्री बीज दे दो. सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि इनकी सारी की सारी जिंदगी का जो हर साल के 5 महीने वो गवर्नमेंट खा गई. एंड दे डोंट क्वेश्चन क्योंकि इनको 5 किलो राशन फ्री मिल गया. ब्रिंग देम ऑन अ पैरिटी. इनका ज़्यादा ही लगेगा टैक्स, अमीरों का ऑब्वियसली एक्सटेंडेड टैक्स, बट इनसे भी जब टैक्स लेंगे ना तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट. एंड more importantly, when I will become a dictator, I will remove economics as a subject from the universities and very specifically from the UPSC. क्या subject है? What do you think is the future of UPSC? Will it change? Future of UPSC as a constitutional body? No. Future of UPSC जो students हैं, क्या ये एग्जाम की रेलिवेंस है? अब ये जॉब धीरे धीरे मुझे नहीं लगता एस्पिरेशन कम होती जा रही है सर. आई थिंक द people are thinking that there are so many avenues beyond it. And it is good if people are thinking that there are so many alternatives apart from UPSC. But UPSC will still attract a lot of people. Will not the AI effect? AI कुछ impact करेगा? Will AI usurp government jobs in terms of bureaucrats? No, I think that will lure people more into UPSC.
क्योंकि So, बेसिक stable जॉब्स रहेगा। तो गए, हाँ तो एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब विच इज द क्रीम ऑफ ऑल जॉब्स इज द यूपीएससी दैट विल सर्वाइव, दैट विल रिमेन देयर. So the one way to cater to take care of the upcoming AI challenge is to prepare for UPSC because this thing is protected. Inherent protection है इसके अंदर. Great. Who is your favorite YouTube teacher? And please be humble and don't take my name. Somebody else. Chetan, Chetan, the Hindu teacher. yes, He he teaches IR, He disaster teaches management, IR. Oh, yeah, I love internal him. I security. love him. I've done some IR classes from him, so totally I love him. Sir, you're a polity teacher. If हम सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से सब हटा दें, you have to keep only one fundamental right. What do you think that fundamental right shall be? 21. 21, Article 21. I was about to say that I'll actually keep freedom of speech and expression. I'll need a think over this, but yeah, अगर मैं करूँ तो I'll But keep if it is Article 21, you can extract from Article 21 any other fundamental right. That's a So very- interpret right to life to mean that you have freedom of speech and expression as well. That's what the Supreme Court is doing. In the Supreme Court ने ना Article 21 के साथ जो इसको क्या कहते हैं कामधेनु गाय बना दिया है ना, this right, this is under Article 21. फुटपाथ पे चलने की राइट आर्टिकल, अबे उसको इम्प्लीमेंट करो यार, उस पर 550 राइट्स लगा दिए उसके अंदर. इट्स अ गुड इनोवेशन बट दे आर जस्ट नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट नाउ. That's not their job to implement. या मतलब कह सकते हैं, बट ठीक है, कूल है. और पता है आर्टिकल 21 इज द गुड वन आंसर. मतलब वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई थिंक द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक आई विल चूज टू डाई if the freedom of speech and expression is You have freedom of speech and expression, but you are incarcerated. uh, What would be the significance of that's not a freedom, right? Exactly. That's just a threat. The thing is that a society shall give you the freedom of speech and expression. मुझे लगता है कि जैसे यूएस सिविलाइजेशन जो है वो उसके ऊपर वो है, मतलब that is the march of the progress. The Yeah, first principle of the march of the progress is this, that if a society can sustain. Instead, all the reasonable restrictions on free speech should be removed. हाँ, मतलब बहुत माइनर रहनी चाहिए, हेट नहीं हो, वायलेंस नहीं इंसाइट कर सकते हो. बियॉन्ड दैट एवरीथिंग एल्स इज वो स्टेट अपना उसको टूल बना के बैठा हुआ है एक्चुअली डिसेंट को बंद करने के लिए. बस हेट को और क्या कहते हैं वायलेंस इंसाइट को करने को ये हटा दो. बट दैट इज इट. नेवरदलेस, ग्रेट.